प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सक्सेस पॉइंट विद्यालय में स्वागत है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके चेहरे के ऊपर एक निराशा सी प्रकट हो रही है। क्या ये बात सही है या गलत? शायद इसका कारण बोर्ड एग्जाम है। क्या आप भी तनाव महसूस कर रहे हैं? निस्संदेह ये वीडियो आपके लिए बहुउपयोगी होने जा रहा है। यदि आप भी तनाव महसूस कर रहे हैं या आपका जो चेहरा व्यक्त कर रहा है, शायद परीक्षा का वो भार कहीं ना कहीं आपके चेहरे के ऊपर झलक रहा है। इस प्रकार के तमाम बिंदु परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कॉपी में कार्य कैसे करें, एग्जाम के दौरान हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो, और एग्जाम के बाद विशेषकर 10th बोर्ड के विद्यार्थी वो अपना करियर किस विषय में उसको चूज करे या पसंद करे, इन सारी बातों को मैं अतुल सिंघवी आपके समक्ष रखूंगा। सर्वप्रथम एक श्लोक से अपनी बात रखना चाहूंगा। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मृगा। जो श्लोक है इसका भाव है केवल इच्छाएं करने से कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। कार्य को यदि हमें सफल करना है तो मेहनत करनी बहुत ही क्या है, आवश्यक। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करता, हालांकि वो जंगल का राजा है, फिर भी उसको हिरण को अपना शिकार बनाने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निसंदेह पूर्ण शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है। और यही मेहनत मैं आपसे चाहता हूं बोर्ड परीक्षा के लिए, अपने करियर के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। 2 शब्दों से बना एक शब्द है लक, 2.5 शब्दों से बना एक शब्द है भाग्य, 3 शब्दों से बना एक शब्द है नसीब, 3.5 शब्दों से बना एक शब्द है किस्मत, इन सभी के ऊपर 4 शब्दों का एक शब्द है मेहनत, जो हमेशा भारी पड़ता है। यदि व्यक्ति मेहनत करने के लिए ठान ले, दशरथ मांझी के समान वो पहाड़ काट सकता है। कार्य करने के लिए जुनून, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, मेहनत जिसका कोई विकल्प नहीं है। शॉर्टकट से कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम शब्द रखेंगे वो है मेहनत। यदि मेहनत कर ली तो भाग्य, नसीब, किस्मत, लक सब अपने आप बदल जाएगा। कुंडली के सितारे बदल जाएंगे यदि शिद्दत से क्या कर दी, मेहनत। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आज इस मंच से कहने जा रहा हूं। जी हां साथियों, परीक्षा का समय है और हम सभी इस विपदा में फंसे हुए हैं। मेरे नंबर क्या आने चाहिए, अच्छे। मेरे नंबर क्या आने चाहिए, अच्छे। नंबर अच्छे आएंगे, पहले हमें नंबर के लिए कर्म करना है। नंबर के लिए जब हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, तो निसंदेह मां सरस्वती जिस प्रकार अपना ऋण चुकाती है, वही ऋण आपको परीक्षा के नंबरों के रूप में मिलेगा। और आप जो चाहते हैं मेहनत करने के बाद उससे भी श्रेष्ठ परिणाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए खुद के ऊपर विश्वास रखिए, अपने अध्यापकों के ऊपर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे हम। तभी जो हम चाहते हैं उसको हासिल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब हम बात करते हैं बोर्ड परीक्षा, विशेषकर क्योंकि ये जो छोटी बातें हैं ये बहु उपयोगी साबित होती है यदि विद्यार्थी इस पर अमल करे। और निसंदेह मैं आपसे आशा करता हूं
मेरे शब्दों में वो सार्थकता होगी जो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए लाभान्वित करेगी। जी हाँ विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षाएं इसे एक तनाव के रूप में नहीं लेना है, इसे एक उत्सव के रूप में लेना है। और जिस प्रकार हम हर उत्सव में, शादी में, फंक्शन में जितना खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं, वही खुशी बोर्ड परीक्षा के लिए हमारे चेहरे के ऊपर झलकनी चाहिए। परिणाम की चिंता नहीं करनी है, परिणाम स्वतः ही निखर जाएगा यदि हमने पूर्ण शिद्दत के साथ अपनी तैयारी की है। हम मार्क्स के लिए जा रहे हैं वो बाद की बातें हैं, पहले हमें तैयारी के लिए जाना है। तो जब आप तैयारी की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए सबसे पहले जो परीक्षा से पहले की स्थिति है उसमें नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट का विशेषकर हमें क्या रखना है, ध्यान। हमें डाइट में उन्हीं चीजों का लेना है जो कहीं हमारे परीक्षा के दिनों में हमारी सेहत को खराब ना करे। हालांकि हर व्यक्ति ज्यादातर खाने पीने का शौकीन होता है, लेकिन समय और परिस्थितियां डिसाइड करती है कि उसे क्या खाना है। तो हम बाहर के फूड से अभी बचें और अपनी डाइट में, निसंदेह आप दूध लेते होंगे, हम दूध को भी समावेशित करें, फल वगैरह ग्रहण करें, उसके अलावा समय पर खाना खाएं। कई विद्यार्थी तैयारी में इतने मदमस्त हो जाते हैं, खाने को ही छोड़ देते हैं। फिर मेरे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पेट दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ थकान लग रही है। ये समस्या जब पैदा होगी तो हम तैयारी से कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहला सुख जो है वो क्या है, निरोगी काया। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा तो हमें वो चीज याद होगी और वो हमारे परिणाम के रूप में हमारे क्या आएगी, सामने। अच्छी नींद लेनी है, अच्छी डाइट को ग्रहण करना है। उसके बाद में हमारे पास एक हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। उस दिनचर्या के साथ हम कैसे तैयारी करेंगे उसका एक हमारे पास प्रारूप होना चाहिए। जैसे आप यदि 10वीं के विद्यार्थी है या 12वीं के विद्यार्थी होंगे, हमारे पास सबसे पहले वर्तमान समय में जो विगत वर्षों में बोर्ड ने प्रश्न पत्र कराए हैं वो सभी हमारे पास पिछले 4 से 5 साल के होने चाहिए। जब वो बोर्ड के प्रश्न पत्र आपके पास होते हैं तो उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। उससे हमें ये जानकारी मिलती है प्रश्न का स्तर क्या है, प्रश्न बोर्ड में कैसे घूम करके आया है, और प्रश्न जो है वो यदि बोर्ड ने घुमाया है तो क्या बार बार उसी चैप्टर से वो घूम के आया है, या उन प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद हमें ये लगेगा शायद इस प्रश्न पत्र से मेरा स्तर कई गुना अच्छा है, जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से आत्मविश्वास देगा। जो हाइट क्रिएट की गई है बोर्ड की वो वास्तव में कुछ भी नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, सामान्यतः जो टेस्टों में नंबर आने वाले होते हैं बोर्ड में उससे अच्छे नंबर आते हैं। तो बोर्ड के प्रश्न पत्र जब आप देखेंगे तो आपके अंदर से कई संशय दूर हो जाएंगे, ब्लूप्रिंट का ढांचा क्लियर हो जाएगा, प्रश्न का स्तर और आपका स्तर क्या है ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। यदि आपको यहां पर यह भी समझ नहीं आ रहा है कौन से नंबर पे कौन सा प्रश्न आना है, तो यह भी आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा कि आप एक बार प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद अपने विषयाध्यापक से उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए पहले हमारे पास प्रश्न पत्र होने चाहिए। दूसरी बात, आपके लिए इतना बड़ा फायदा है, एग्जाम में पर्याप्त रूप से एग्जाम की तैयारी के लिए बीच में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन की छुट्टियां हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी आज से ही पढ़ना शुरू कर दे, 80% उसके कोई रोक नहीं सकता है। चाहे उसने वर्ष भर पढ़ाई की है या नहीं की, ये दूसरी बात है। ये आप में विश्वास होना चाहिए कि मैं अभी जगा हूं और मेरे पास इतना पर्याप्त समय है, मैं निसंदेह अपनी मंजिल को पार कर जाऊंगा, क्योंकि अभी भी समय है, परीक्षा के दौरान भी समय है। और हम यदि उस समय को यूटिलाइज करेंगे तो शायद आप में से कई विद्यार्थी सोच रहे हैं शायद मैं पूरे साल नहीं पढ़ा, शायद मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, शायद मैं उस समय शिक्षक की बात को मान नहीं सका, शायद मेरी वो परिस्थितियां नहीं रही है। तो आपके लिए भी अभी कोई देरी नहीं हुई है, ये 100% सच है।
यदि आप अभी से तैयारी करने लग जाओगे तो भी आप अपने लक्ष्य को, अपने प्रतिशत को, अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं। और बढ़ा क्या सकते हैं? यदि आप 50 और 60% की विद्यार्थी है, 80% मैं यकीन दिलाता हूं कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए खुद पे विश्वास करें और अपनी मेहनत को शुरू करें। उसके बाद जैसे बोर्ड परीक्षा में जिस विषय में आपको लगता है कि मेरी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है, और परीक्षा का यदि टाइम टेबल आपने देखा होगा, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे सपोज पहले हिंदी इंग्लिश विषय का एग्जाम है, उसके बाद सपोज 4 दिन बाद हिंदी है, तो आप उल्टी तैयारी को शुरू करें। जिसका एग्जाम सबसे पहले है उसको मैं अंतिम 4 से 5 दिन पकड़ूंगा। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी है तो मैं 2 मार्च से या 1 मार्च से अंतिम 5 दिन के लिए अंग्रेजी पढ़ूंगा। उससे पहले आपके पास फरवरी पूरा महीना बाकी है, और विद्यालय में जिस प्रकार प्री बोर्ड चल रही है, आपके क्लास टेस्ट चल रहे हैं, ये भी आपकी तैयारी को धार देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे सामने सबसे पहली दिक्कत आती है, जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो ये समझ नहीं आता कि पढ़ूं क्या और शुरुआत कहां से करूं। पहला पार्ट देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ये तो मुझे याद है, दूसरा देखता हूं तो ये भी मुझे याद है। इसीलिए इस प्रकार के जो ये आपके सामने कई गलियों के रास्ते आ रहे हैं, अपने मन को एकाग्रचित रख करके उस विषय वस्तु का चयन करें जो आपको आती है। सपोज एक विषय में 12 यदि पाठ है, 12 पाठ में 8 पाठ के ऊपर आपकी यदि कमांड है, तो उन 8 पाठ को पुनः दोहराइए सबसे पहले तैयारी के लिए। इससे फिर आपका हौसला बढ़ेगा। नहीं तो जो पाठ हमें नहीं आ रहे हैं, उन्हीं पाठ के ऊपर आप यदि एक चैप्टर के ऊपर मेहनत करो और आपके 8 से 10 घंटे चले गए, फिर भी वो पाठ आपसे क्लियर नहीं हुआ, इट विल क्रिएट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास की क्या आएगी? कमी। और जब पढ़ी हुई सामग्री को आप पुनः पढ़ेंगे तो आपको निसंदेह हौसला मिलेगा। देखो मेरे 12 पाठ में से 8 पाठ एकदम से क्या हो चुके हैं? क्लियर। अब मेरे सामने कितने बचे हैं? 4 मैं अभी भी कर सकता हूं, एग्जाम के दौरान भी कर सकता हूं। एग्जाम के दौरान भी स्ट्रेटेजी वही रहेगी, जो मैंने पहले पढ़ा है उसे मैं पहले पढ़ूंगा वापस, क्योंकि उसमें समय कम लगेगा, अनावश्यक दिमाग को कोई लोड नहीं मिलेगा, कोई उलझन नहीं रहेगी। फिर आप बचे हुए टॉपिक को पकड़िए। प्रश्न पत्र रखने हैं, उल्टे क्रम से शुरुआत करनी है, जिसका पेपर पहले है उसको लास्ट में पकड़ेंगे। दूसरा, जिसका प्रश्न पत्र पीछे है उसको हम लास्ट में पकड़ रहे हैं। जो टॉपिक हमने पहले तैयार किया है उसकी अभी जब भी पढ़ेंगे, एग्जाम के दौरान भी पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर हम पहले अपने जो है वो दोहरान कार्य को करेंगे, ताकि हमारा आत्मविश्वास क्या रहे? अच्छा। फिर दूसरी समस्या ये आती है, पाठ्य सामग्री का चयन कैसे करें? पाठ्य सामग्री का मतलब मेरे पास विज्ञान के 4 अलग अलग जगहों के नोट्स है, हिस्ट्री के 4 अलग अलग जगह के नोट्स है। अब आप सोचते हैं मैं इसको पढ़ूं, फिर उसकी तरफ जाओगे, फिर तीसरे नोट्स की तरफ जाओगे, समय वेस्ट होगा। अब वो समय नहीं है कि आप चारों नोट्स एक साथ पढ़ सकते हो। इसीलिए आप सारी पाठ्य सामग्री, जितने भी आपके विषय है, 10वीं के 6, 12वीं के 5, उन्हें एक टेबल के ऊपर लेकर के आए। जब टेबल के ऊपर आपकी पाठ्य सामग्री होगी, उसमें कई विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनकी कोई बुक, कोई किताब, कोई कॉपी गायब होगी। दोस्त को दी थी काम पूरा करने के लिए, दोस्त ने वापस लौटा ही नहीं, फिर दिमाग में टेंशन पैदा होगी, अभी हो रही है तो उसका इलाज है, फोटोकॉपी करवा देंगे, कॉपी वापस बना देंगे। लेकिन यदि पाठ्य सामग्री को इकट्ठा नहीं किया और कल बोर्ड का एग्जाम है अंग्रेजी का, और आज हम यदि अपना पाठ्य सामग्री का चयन करें और हमारी ग्रामर की उसमें कॉपी गायब है, तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी और मन निराश होगा। फिर दोस्त को फोन करोगे, दोस्त फोन उठेगा ही नहीं, ये समय खराब करेगा मेरा। घर पे पूछने जाओगे, राहुल है, पिताजी कहेंगे ये आया इसको पढ़ने देगा नहीं, अब इसके तो घूमने के काम है, और राहुल नहीं है,
अरे सर मेरी कॉपी उसके पास है, कोई कॉपी नहीं है उसके पास। कहीं परीक्षा में उसको भी पढ़ना है, कॉपी आपको नहीं देनी है, इसीलिए पाठ्य सामग्री को एक टेबल के ऊपर ला करके रखे। ऐसा सबके साथ नहीं होगा, पर जिसके साथ होगा उसका कोई समाधान भी नहीं होगा। इसलिए पाठ्य सामग्री को एक जगह के ऊपर लेकर आए, पहले उसको एक बार चेक कर ले कि मेरे पास सारी विषय वस्तु है या नहीं। अब एक विषय के यदि 4 नोट्स है, आप मुझे बताइए सारे नोट्स में अप्रोक्सीमेटली 90% कंटेंट हमारा क्या होता है, सेम या अलग? सेम। सेम होगा या अलग होगा? बोलिए। सेम होगा। तो आपको ये तो तय है कि आप यदि एक को भी ढंग से पढ़ते हो तो आपके लिए 90% विषय वस्तु क्या है, तैयार। मेरा यहां पर आपको एक सलाह होगा, सलाह ये रहेगी, जो विषय वस्तु आपको लगती है कि मुझे प्रभावित कर रही है, इसमें गहराई से लिखा हुआ है और मैं उस लेवल का विद्यार्थी हूं, तो आप उसको प्रिफर करें। दूसरे जो भी नोट्स है 1-2 उनको सरसरी निगाह से निकाल दें और पहले नोट्स में जिस टॉपिक की कमी है उसको दूसरे नोट से वहां पर कहीं पेज ऐड करके लिख दें। इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा जब आप परीक्षा में पढ़ रहे होंगे तो आपको 4 अलग अलग नोट्स से अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता, 150 पन्नों के नोट्स होंगे, 25वें पेज पे लिखा है, 26 पे लिखा है, होचपोच होगी। जब एक ही पाठ्य सामग्री को हमने तैयार किया है तो सारे नोट्स कहां जाएंगे, उसी के अंदर। उसी को हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार पढ़े। 5 बार अलग अलग नोट्स पढ़ने से बेहतर है एक ही नोट्स को हम कितनी बार पढ़े, 5 बार। फिर हम प्रैक्टिस करें। नोट्स जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे सामाजिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, विज्ञान है, जो भी बड़े प्रश्न आ रहे हैं उनके बड़े प्रश्न एक रफ कॉपी को क्या रखे अपने पास, उनके बिंदुओं को उसके अंदर लिखना शुरू करें। केवल बिंदु किससे लिखे, केवल उनके क्या लिखने हैं, बिंदु। और बिंदु लिखने से क्या फायदा है? सपोज आपने 20 निबंधात्मक याद किए सामाजिक के, उसके अगले दिन क्या वो पॉइंट्स आपस में आपको कंफ्यूज करेंगे या नहीं करेंगे? जी हाँ बताइए विद्यार्थियों, करेंगे। लेकिन जब आपने उनको यदि विधिवत किसी रफ कॉपी में नोट किया है, तब आपके सामने केवल आप 2 मिनट सरसरी निगाह रखोगे, वापस सारी चीजें आपके मस्तिष्क के अंदर तैयार है, केवल उनको इन आउट करने की क्या है, आवश्यकता। अब एग्जाम के दौरान भी आपने सारा जब विषय तैयार कर लिया और आपके सामने वो बिंदुवार सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, लास्ट 2 घंटे उन बिंदुओं को पढ़ करके हमने कंठस्थ कर लिया। एक बार फिर से विवेचना हम स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि हम 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं और हमारा बिंदु सही होगा तो एग्जामिनर की कलम अपने आप चलेगी। तो हमारा मूल रूप से जो भी हम पाठ्य सामग्री तैयार करें उसको लिख के करें। ज्ञानेंद्रियां जो चीजें लिखती है वो परमानेंट हमारे अस्तित्व में रहती है। मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूं, आप मुझे यदि किसी शब्द की स्पेलिंग पूछोगे शायद मुझे बोलने में जोर आएगा, लेकिन जब मैं बोर्ड के ऊपर लिखने का प्रयास करूंगा तो मेरे जो हैंड्स है उनका ऑटोमेटिक सेटअप उस प्रकार से हो चुका है, वो उस स्पेलिंग को अपने वे से लिख देगी। कई बार कक्षा के अंदर अध्यापक जब बोर्ड पे लिखता है और यदि स्पेलिंग की त्रुटि आ रही है, वो दूसरी बार नीचे और स्पेलिंग लिखता है, अपने आप स्पेलिंग क्या हो जाती है, सही। तो ज्ञानेंद्रिय जब जिन चीजों को लिखती है तो उसमें याद करने में समय क्या लगता है, कम। फिर थोड़ा हम लिखने का पैटर्न भी अलग अलग रखें, कहीं कर्व डाले, कहीं स्टार बनाए, कहीं किसी अक्षर को टेढ़ा मेढ़ा लिखें, तब परीक्षा में जब बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिकली याद आएगा, मैंने है ना वहां पर कॉपी में ये सेम प्रश्न लिखा था बिंदु के रूप में, और मुझे याद है मैंने इस बिंदु के ऊपर एक गोला घुमाया था, उस बिंदु को मैंने साइड में क्या लिखा था, टेढ़ा लिखा था। और जब आपको वो चीजें पिन पॉइंट याद आती है तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत क्या होता है, ज्यादा। जितनी ज्यादा हो, जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, गणित, विज्ञान, उनके जो प्रैक्टिस प्रश्न हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उससे ये फायदा है, जिस समय आप बोर्ड की कॉपी में काम कर रहे होंगे किसी भी विषय में, तब आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और लिखने में समय बहुत कम लगेगा।
और जब टॉपिक पूरा तैयार नहीं है तब स्पीड कम हो जाएगी, समय ज्यादा लगेगा और एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। दैट्स वाई रिवीजन मेक्स अ डिवीजन। जितनी ज्यादा पुनरावृत्ति होगी उतना ही एग्जाम में आप काम अच्छा करोगे। और जिसका हस्तलेखन सुंदर है उसको हमेशा एडवांटेज मिलता है, और हस्तलेखन उसी का सुंदर होगा जिसने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसकी उस टॉपिक के ऊपर कमांड बहुत क्या है, अच्छी। ये तो तैयारी से पहले की बातें हैं। जब आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं 6 मार्च के आसपास, उससे पहले हम 1 मंथ क्या करें? ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन 2 विषय को 3-3 घंटे दें। ऐसा नहीं कर करके एक विषय को 4 दिन हम लगातार तैयार करें, 2 दिन उसका वापस रिवीजन करें। पढ़ने का हर एक का अपना अपना तरीका है। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने मुसीबत क्या होती है, हम पढ़ना चाहते हैं पर हम पढ़ नहीं पाते, हमारा मन नहीं लग रहा होता है। उस समय आप एक चीज को कंसंट्रेट करें, मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं? क्या स्वयं के लिए या पड़ोसी के लिए? स्वयं के लिए। मात्र कितने दिन ढंग से पढ़ना है? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। उसके बाद क्या आएगी? छुट्टियां। तो पूर्ण एकाग्रचित्ता का भाव लाएं और जो टीवी है, मोबाइल है, इससे अपनी दूरी बनाएं। क्योंकि इस दुनिया में कई सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको पढ़ने से भ्रमित करेंगे। खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखें, तब आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी। और एक निश्चित समय में अपने टॉपिक को लें। जैसे मेरा ये चैप्टर है, मैं इसको 2 घंटों से 3 घंटों के अंदर करके ही उठूंगा, उससे पहले मैं कोई अन्य कार्य नहीं करूंगा। एक अंदर संकल्प लेकर के बैठे तो आपका वो उस समय में कार्य पूर्ण हो जाएगा। जैसे आप पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, समय क्या लगता है? ज्यादा। दूसरी बार जब चैप्टर को पढ़ते हैं, समय क्या लगता है? कम। और जब बोर्ड का प्रेशर अपने ऊपर आता है तो वो चीज उतनी ही जल्दी, जो किताब पूरे साल भर याद नहीं हुई है, वो मात्र 1 से 2 दिन में विद्यार्थी पूर्ण रूप से क्या करके जाता है? याद। तो जब हम अंदर संकल्प लेते हैं और उस माइंड सेट के साथ पढ़ते हैं तो भी हम निसंदेह अच्छा कर सकते हैं, और हमारी एकाग्रचित्ता से हम अपने अध्ययन की स्पीड को, याद करने की क्षमता को और अच्छा बना सकते हैं। अक्सर बड़े प्रश्न में विद्यार्थी फंसता है। जैसे किसी प्रश्न का उत्तर 10 लाइन में लिखा हुआ है, 10 लाइन विद्यार्थी एक बार पढ़ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे याद करूं? उन शब्दों को अपने वातावरण से जोड़िए, उन शब्दों का अर्थ आप तोड़ करके देखिए, तब जाकर के आपके लिए वो शब्द सरल साबित होगा। जब आप पहली पंक्ति पढ़ रहे हैं, दूसरी पे आइए, दूसरी पढ़ रहे हैं, पहली और दूसरी को रिवाइज करिए, तीसरी पढ़ रहे हैं 1 से 3 रिवाइज करिए, चौथी पढ़ रहे हैं 1 से 4 रिवाइज करिए, पांचवी पढ़ रहे हैं 1 से 5। यही फॉर्मूला कहां तक रखना है? जब तक आप 10वीं पंक्ति तक ना पहुंच जाए। जब आप 10 पंक्तियों को 10 बार रिपीट करके बोलोगे, वो प्रश्न, वो टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हो, वो आपकी मुट्ठी में होगा। हम एक बार पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की चीजों से हमें अक्सर क्या करना है? बचना है। दूसरी बात, जो एग्जाम का टाइम पीरियड होगा, ये तो एग्जाम की पूर्व तैयारी मैंने बताई है। एग्जाम के दौरान हमें जिन बातों का ध्यान रखना है उसको भी मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। जैसे आपका एग्जाम है, आप सभी जो भी आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है उसकी 2 कॉपी अपने पास रखोगे। एक तो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, एक दूसरा एडमिट कार्ड। अब आप में से कईयों के अंदर विचार होगा, 2 का क्या करना है? क्या पता हमारा ही खो गया तो? हम सपोज एग्जाम देने जा रहे हैं, और एग्जाम में अक्सर क्या होता है, आदमी एडमिट कार्ड को सबसे लास्ट में ग्रहण करता है। परीक्षा देने जा रहे हैं सुबह 8:30 बजे, 8 बजे, मम्मी एडमिट कार्ड देना। बेटा आपके पास ही था, आप ही एग्जाम देके आए थे, आपने रखा था। मैंने तो ये टेबल पे रखा था, वो कहाँ चला गया? अरे मेरा एडमिट कार्ड नहीं है, अब सर को फोन लगाओ, अब क्या होगा पता नहीं, मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। और वहां पर बीपी प्रेशर बढ़ना सब क्या हो जाता है? शुरू।
फिर वहाँ एग्जाम में जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है एडमिट कार्ड नहीं, एंट्री नहीं देंगे। फिर विद्यालय फ़ोन करते हैं, वहाँ न्यू एडमिट कार्ड बनाना, उसका हमें प्रोसेस पता नहीं, उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं, उसका भी एक शुल्क होता है, वो भी हमारे पास नहीं। और वो जो 30-40 मिनट आपको निराशा देते हैं, वो पूरी की पूरी निराशा आपको बहुत ही ज्यादा क्या करती है, परेशान। उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? आपके एग्जाम के ऊपर, आपके मूड के ऊपर। और जो आप जितना बेहतरीन करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते। इसीलिए हम एडमिट कार्ड की कितनी कॉपीज रखेंगे? 2। एक तो हमारा ओरिजिनल, एक अपने पास घर में फोटोकॉपी करा करके अपनी मम्मी को दे देंगे, उनके पास वो सुरक्षित रहेगा। यदि हमारा कहीं मिस होता है, हम दूसरे वाले को साथ ले जाएंगे, उसी के आधार पर अपने आप सारी कार्यवाही हो जाएगी। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। जिस समय एग्जाम है, उस समय जहां एग्जाम हो रहा है, हमें वहां नियमित रूप से आधा घंटा पहले पहुंचना है। नियमित रूप से रोल नंबर की जांच करनी है ढंग से। उसके बाद हमारा कौन सा जो रूम अलॉटेड है, वो रूम कहां पर है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कई बार जो विद्यार्थी 12वीं विज्ञान के होते हैं, उनके गणित और बायो के दिन रूम क्या हो जाते हैं, चेंज। उस प्रेशर को भी आपको झेलना नहीं है, उस प्रेशर को वहीं रहने देना है। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, गणित के दिन और विज्ञान के दिन जब बायो का एग्जाम होगा 12वीं में, तो दोनों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें परिवर्तन होता है। क्योंकि बायो के और गणित के जो बच्चे हैं, उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री तो क्या है, कॉमन है, तो उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट अलग होगा। और केमिस्ट्री और फिजिक्स इसके लिए, गणित और बायो के लिए सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, अलग। तो हम रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट क्या जाए पहले, कहीं ट्रैफिक भी हो सकता है, कहीं हमारे खुद के किसी कारणवश लेट भी हो सकता है, तो हम समय पर वहां पहुंचे। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की चिट, कागज न लेकर जाएं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जिस बेंच के ऊपर आप एग्जाम दे रहे हैं, उस बेंच को अच्छे से जांच लें। हो सकता है दोपहर में वहां किसी और विषय की एग्जाम हो रही हो, किसी और क्लास की, क्या पता वहां किसी विद्यार्थी ने कोई गलती कर दी हो, उसके कारण हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए। हम निसंदेह कोई भी चिट्ठी कागज अपने साथ नहीं ले जाएंगे, स्व विवेक से जाएंगे और स्व विवेक से आएंगे। ये हमारा अगला दायित्व है। एग्जाम करने के बाद जब आप एग्जाम पेपर करने बैठो, कई ऐसे प्रश्न होते हैं, एमसीक्यूज के सपोज प्रश्न है, हम चारों प्रश्न पढ़ते ही नहीं है, उससे पहले 2 में ही हमें आंसर मिल जाता है, तो हम उसी को क्या कर देते हैं, टिक। फिर जब परीक्षा से बाहर आते हैं, तब पता चलता है परीक्षा के अंदर सारे सही होते हैं, परीक्षा से कमरे में बाहर तक आते हैं ना, तो थोड़ी सी गलत होने की क्या हो जाती है, शुरुआत। फिर कोई मित्र आता है, राहुल 5वें का उत्तर क्या लिखा था? मैंने तो स लिखा है, स है ही नहीं, अ कहा था, अतुल सर ने खुद ने बताया था अ है। कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, डाउन। अनावश्यक पेपर डिस्कस करना ही नहीं है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, पेपर हो गया समाप्त, बस खत्म, ना उसकी चर्चा करनी है। लेकिन जब आप पेपर कर रहे हो, तब आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न बड़े ढंग से पढ़ना है। कई बार प्रश्न के अंत में नहीं लिखा हुआ होता है, उस समय आपको उसको पेंसिल से या पेन से क्या करना है, अंडरलाइन, ताकि उस नहीं के कारण उस प्रश्न का पूरा उत्तर क्या हो जाएगा, चेंज। तो प्रश्न लास्ट तक पढ़ना है और 2 बार पढ़ना है। फिर आपको शब्द सीमा का भी क्या रखना है, ध्यान। जो शब्द सीमा है उसी के अंतर्गत उत्तर को लिखना और अपने बेस्ट आइडियाज को उससे रिलेटेड जो है उसको एक्सप्रेस करना है। जहां आपने प्रश्न खत्म कर दिया, वहां उसको 2 लाइन के साथ आपको क्या करना है, बंद। पेपर अलग अलग सेक्शन में होगा, ABCD, जो सेक्शन करो उसी को पूर्ण रूप से करना है, किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना है। जैसा आपको आ रहा है, जो आपका स्व विवेक कह रहा है, उस अनुसार उसका उत्तर देना है आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हमारी तरफ से कोई भी प्रश्न खाली नहीं जाएगा। मैं बाद में लिख दूंगा, मैं सोच के लिख दूंगा, वो आपकी इच्छा है। हम पेपर समय से 15 मिनट पहले पूर्ण करें, ताकि हम उसको वापस क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई बार हम पहले प्रश्न छोड़ देते हैं,
लास्ट में जाकर के हमें लगता है कि मैं बाद में कर लूंगा, और बाद में समय क्या हो जाता है, पूरा। इसलिए चलते एग्जाम में प्रश्न पत्र को ढंग से पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, फिर उस उत्तर को अच्छे से सोचना है, फिर अपना बेस्ट आंसर लिखना है। कई बार कुछ ऐसे असामाजिक विद्यार्थी होते हैं जो पेपर के अंदर 100-500 रुपए डाल देते हैं, अखबार में खबर बन के आती है। हमें किसी भी प्रकार की ऐसी गलती नहीं करनी है, उसका परिणाम रुक जाता है, उस विद्यार्थी को फिर अजमेर चक्कर निकालने पड़ते हैं। ये बातें क्या है कि हम कई बार आवेश में आ जाते हैं। जब आप पेपर पूर्ण कर लेते हो, पूर्ण करने के बाद जब आप घर आते हैं, आप अपने अनुसार अपनी मार्किंग पीछे कर ले, मेरे अनुसार इसका ये उत्तर है। और जब रिजल्ट आता है और आपकी मार्किंग से 2-5 नंबर कम या 2-5 नंबर ज्यादा है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। आपने मार्किंग की एकदम व्यवस्थित टाइटली 80 अंक की, सपोज 80 का पेपर था, आपने सोचा कि 60 अंक की मैंने कर ली, और आपके एग्जाम में नंबर आए 30, तो हमें उस पेपर में 3 महीने बाद तो याद नहीं रहेगा जब रिजल्ट आएगा तब कि मैंने क्या लिखा था, मेरे कितने नंबर आने चाहिए। अब मेरे को 2 विषयों में रिवैल्यूएशन कराना है या 3 में करवाना है। तो जब आपके पास वो पेपर की मार्किंग तैयार है, तब आप उसको फटाक से देखोगे कि मेरे नंबर यहां पर 60 आने चाहिए, इस विषय में 30 आया है, इसका मतलब या तो कोई प्रश्न चेक नहीं हुआ है, या फिर चेक करने में कहीं ना कहीं क्या हुई है, गड़बड़। तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये कब संभव है, जब आपने एग्जाम के बाद क्या की है, मार्किंग। घर आने के बाद पेपर कैसा भी हुआ हो, चाहे श्रेष्ठ हुआ हो, चाहे अच्छा हुआ हो, चाहे बुरा हुआ हो, हमें उसको डिस्कस नहीं करना है। वो पेपर रखा, अपने रेस्ट की, नेक्स्ट एग्जाम कब है, सपोज उसमें 5 दिन का गैप है, मैं उसमें 4 दिन पढ़ूंगा, 3.5 दिन पढ़ूंगा, और एग्जाम से 1 दिन पहले उन सारी चीजों को मैं रिवाइज करूंगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। सब पढ़ा लेकिन एक बार लास्ट में नहीं देखा, लास्ट टच, फाइनल टच, तब तक वो सारी चीजें यहां पर केंद्रित नहीं हो पाएगी। तो जब आप किसी एग्जाम को देकर आए हो, मेरा खराब हो गया, मेरे उदासी है, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, इन बातों को छोड़ देना। ऐसे ऐसे विद्यार्थी है जो एग्जाम खराब करके आए उसमें निकल गए, जो अच्छा मानते थे उसमें रह गए। क्या पता हम जो खराब करके आए वो हमारे लिए अच्छा निकल जाए, क्या पता हम उसमें नदी को पार कर लें, क्या पता जिस एग्जाम के लिए हम बैठे हैं अगला जो प्रश्न पत्र है उसकी चिंता में कहीं उसको खराब ना कर दे। तो हमारे प्रीवियस जो प्रश्न पत्र हमने दिया है उसका नए प्रश्न पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, दोस्त पूछेगा प्रश्न पत्र कैसा हुआ है, ठीक, कैसा हुआ है, ठीक। कोई विशेष व्यक्ति आपको लगता है कि इन्हें सही बताना है, अच्छा, खराब। हर किसी को बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खराब 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 कुछ भी नहीं कहना है, ठीक। नंबर 4 कम आ गए, वही दोस्त कह तो रहा था पेपर ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, नंबर तो आए नहीं इसके। वही जवाब एक ही होगा, ठीक। क्यों? यदि सफलता को प्राप्त करना है तो बहरे होना बहुत क्या है, जरूरी। क्या होना जरूरी है, बहरे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये यदि हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये लोगों को सोचने दो। हमें निरंतर अपना क्या करना है, कार्य। बहुत सारे मेंढक थे, मेंढक सपोज जोगमाया के गढ़ मंदिर पे चढ़ रहे थे, 4 मेंढक ऊपर आए, सीढ़ियों से चढ़ने लगे, बहुत सारे मेंढक थे। एक मेंढक ने कहा दूसरे को, क्या यार 100 सीढ़ियां चढ़ रहा है, टाइम खराब कर रहा है, यहीं से दर्शन करके रवाना हो जाते हैं। उसने कहा ठीक है चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। उसको देख करके 4 और थे, ये तो जा रहे हैं सब, हम भी चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, वो भी रवाना। उन्हें देख करके पीछे कोई है ही नहीं, अपन यूं ही ऊपर जा रहे हैं, 4 और मेंढक रवाना। ऊपर 2-3 और तैयार हो गए, अरे सब घर चले गए हैं, तुम यूं ही ऊपर जा रहे हो, यहीं से देवी माँ को हाथ जोड़ दो, काम हो जाएगा, चलो रवाना। एक मेंढक बेचारा मेरे जैसे आखिरकार गढ़ मंदिर चढ़ा, पूर्ण रूप से उसने दर्शन वगैरह किए, बैठा। किसी ने पूछा सर आप ऊपर कैसे चढ़ गए, इतने सब लोग नीचे चले गए, सबने एक दूसरे को मना किया, आप तो नीचे आए नहीं। सर मैंने तो सुना ही नहीं कुछ। क्यों?
सर मैं बहरा हूं जन्म से, मैं तो चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया और मंदिर आ भी गया और मेरा काम हो भी गया। तो बहरा बनना पड़ेगा सफलता के लिए, नहीं तो लोग खींचने में लगे हैं, कोई ऊपर आपको टिकने नहीं देगा। इसीलिए पेपर हमारा कैसा हुआ है, हमें इसकी लोगों में चर्चा नहीं करनी है। हमारा अच्छा हुआ, हमारा विश्वास पात्र आदमी उसको हमने बता दिया, ठीक है, रिजल्ट आएंगे तब हम समीक्षा करेंगे। कई लोग कहेंगे क्या 24 घंटे पढ़ता है, क्या होगा पढ़ करके अब तेरा, नहीं, बहरा होना है, एग्जाम के लिए हमें बहरा होना है, तभी हम सफलता की बुनियाद रख सकते हैं। इन बातों को आपको विशेष रूप से क्या करना है, ग्रहण। अब जो 10वीं के विद्यार्थी है और 12वीं के विद्यार्थी है, सबसे महत्वपूर्ण होता है करियर। क्या होता है, एक ही पंक्ति में यदि करियर का निष्कर्ष निकाले, यदि आपको 50 साल को संवारना है तो 5 साल आपको पूर्ण रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपने 5 साल अच्छी मेहनत कर ली तो जिंदगी के 50 साल क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। 12वीं विद्यार्थी अपना विषय तो चयन कर चुके हैं, किस फील्ड में उनको कुछ बनना है, ये राह उनकी यहां से शुरुआत होती है। और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा झमेला है, मैं कौन सा विषय लूं। इसकी सोच हमें अभी यहां से शुरुआत नहीं करनी है, एग्जाम के बाद हम सोचेंगे कि मुझे कौन सा विषय लेना है। और मेरी एक आपको व्यक्तिगत सलाह है, जब भी आपको विषय चयन करना हो, आपके अंदर क्या योग्यता है, क्या आपकी गणित अच्छी है, क्या आपकी विज्ञान अच्छी है, क्या आपकी अंग्रेजी अच्छी है। मैं जिस विषय के लिए बनना चाहता हूं वहां गणित अंग्रेजी विज्ञान है या नहीं है। यदि आपको लगता है कि मेरे ये तीनों विषय अच्छे हैं और मैं एसएससी के लिए जाना चाहता हूं, तो शायद आपको उतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा जितनी आपकी गणित अंग्रेजी विज्ञान कमजोर होने पर करना पड़ता। इसका मतलब क्या बना, हम वो सब्जेक्ट चयन करेंगे जिसमें हमारी रुचि है, जिसमें वो विषय आ रहे हैं जो हम पढ़ना पसंद करते हैं। या हम एक एवरेज स्टूडेंट है और हमारे सामने ये संशय है कि हम कौन सा विषय चयन करें। आपको जिस अध्यापक के ऊपर, परिवार के सदस्य के ऊपर ट्रस्ट है, आप उससे अपनी पर्सनल बात करें कि भाई मेरी ये समस्या है, मैं क्या सर ये कर सकता हूं। वो अध्यापक आपको पूर्ण रूप से जानता है, जिसने साल भर 2 साल आपको पढ़ाया है। वो पेरेंट्स आपको जानते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में आप अपना विषय चयन करें। फिर भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगता है तो उनसे उस बात का समाधान प्राप्त करें। मेरी ये इच्छा है, मैं इस विषय में जाना चाहता हूं, आप मुझे करियर गाइडेंस दें। यदि कोई व्यक्ति करियर गाइडेंस लेकर के आगे बढ़ता है, अपने विषय को भी अपने अध्यापक से कंसल्ट करके आगे बढ़ता है, तो निसंदेह उसको कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने से रोक नहीं सकते। तो हमें करियर के लिए भी उतना ही क्या रखना है, ध्यान। इसी के साथ आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, पूर्ण फ्री होकर के पढ़ाई करनी है, नंबर निसंदेह श्रेष्ठ आएंगे। हर विद्यार्थी अपने में अलग है, उसमें अपनी प्रतिभा है, वो बहुत अच्छा कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है, एक और चीज जो मैं बताना भूल गया हूं, रात को पढ़ते पढ़ते 11 बजे नींद आती है। एक तरफ हम ऐसे सोते हैं, पिताजी कहते हैं राजा नींद आ रही है, सो जा। नहीं पिताजी मैं पढ़ रहा हूं। नहीं पिताजी मैं 5वां पाठ पढ़ रहा हूं। पिताजी कह रहे नींद आ रही है, सबसे बेस्ट है मोबाइल ले लीजिए, अलार्म लगा दीजिए। यदि आपका कोर्स बाकी है और आपको लगता है कि सुबह मेरे एग्जाम है, 2-3 घंटे की नींद ले लीजिए, वापस उठ जाइए। नींद पूरी होना बहुत ही क्या है, जरूरी। और फ्रेश माइंड से आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। बिना फ्रेश माइंड के आप कुछ भी कार्य इतना अच्छा नहीं कर सकते हो जितना आप कैसे कर सकते हो, फ्रेश माइंड के साथ। इन सारी बातों को आपको अपने अंदर रखना है और एग्जाम के लिए यूटिलाइज करना है। अंतिम पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए इस मोटिवेशन की, एग्जाम के लिए तैयारी कैसी करें, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान क्या कार्य करें, करियर के लिए कैसी आगे बढ़े, लगभग मैंने अपने वक्त में इन सारी बातों को आपके लिए क्लियर किया है। काम ऐसा करो, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए,
हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। हमारा वक्तव्य, हमारी जिंदगी लोगों के लिए एक प्रेरणा बने, उसी के साथ हमें जिंदगी में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। अर्जुन के समान मछली की आंख परीक्षा के लिए आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।